हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग अभी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बेसिक पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे वेरी करता है, टेम्परेचर पे कैसे वो चेंज होता है। तो उसी पे हमने ताप गुणांक हमने पढ़ा था। उसी पे हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं उसके आगे। ठीक है। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आर आर नॉट। तो आर नॉट बराबर जो हमने पढ़ा था, सॉरी, आर टी बराबर हमने पढ़ा था, माने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या होगा अगर उसमें कुछ डेटा गिवन है। आर टी बराबर हमने पढ़ा था आर नॉट इंटू 1 + अल्फा नॉट टी। ठीक है। यहाँ पे अल्फा नॉट क्या है, ये आपका, इसको अल्फा नॉट पढ़ते हैं, इसको ताप गुणांक भी कहते हैं। ये टेम्परेचर हो गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो इस फार्मूला को हम फॉलो करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी जनरेटर का फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पे 50 ओम है। यानी आपको आर नोट पता हो गया, आर नोट बराबर कितना 50 ओम है, और 50 डिग्री पे उसका प्रतिरोध क्या होगा, यानी R50 आपको पता करना है, वाट। ठीक है। 50 डिग्री पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, जबकि तांबे का ताप गुणांक यानी अल्फा नॉट बराबर 0.0043 पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। तो आपको आर टी यानी R50 निकालना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे टी बराबर क्या होगा, तो टी बराबर आपका 50 हो जाएगा। तो इस पे फॉर्मूला पे आप पुट कर दीजिए। तो आर नोट क्या होगा, आर नोट आपको दिया हुआ है 50 इंटू 1 + अल्फा अल्फा नोट 0.0043 इंटू टी का वैल्यू 50 दिया हुआ है, यानी 50 डिग्री पे कंसीडर करना है तो 50 हम लेंगे। तो ये 50, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 1.215। इसका वैल्यू जो आएगा आपका कितना आ जाएगा 60.75। ठीक है। इतना क्या ओम आ जाएगा। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर बोले तो इस फॉर्मूले से आप कंसीडर कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, वो हम देखते हैं क्या चेंजेज है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है तांबे की एक कॉइल का 20 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध 450 ओम है, 450। यदि तांबे का ताप गुणांक इतना है तो 70 डिग्री पे कॉइल का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या किया गया है, यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है किसी पर्टिकुलर अगर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उसके बाद आपको किसी दूसरे टेम्परेचर पे उसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए रहेगा। तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में एक और फॉर्मूला होता है। जैसे आर टी हमने माना तो RT1 और RT2 मानते हैं। तो जैसे कि अगर सपोज आर, यहाँ पे RT2 हमको ज्ञात करना है, T1 आपको पता है। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये RT2 वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। RT2 बराबर हो जाता है RT1 इंटू 1 + अल्फा T2 अपॉन 1 + अल्फा T1। ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, तो RT1 आपको दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना, 450। ओके, दूसरा 450 क्या ओम। और क्या दिया हुआ है, यदि तांबे का ताप गुणांक, तांबे का ताप गुणांक दिया हुआ है अल्फा, तो ये कितना 0.0043। ठीक है, तो 70 डिग्री पे आपको निकालना है, यानी T2 का वैल्यू दिया हुआ है, T2 बराबर 70 डिग्री। ठीक है, तो यानी आपको R70 आपको निकालना है। T2 क्या कितना है, 70 डिग्री, उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो आप फॉर्मूला पुट कीजिए। RT1 कितना है, यहाँ पे RT1 450 इंटू 1 प्लस अल्फा T2, अल्फा का वैल्यू 0.0043 इंटू T2 का वैल्यू 70 डिग्री। ठीक है, बट्टा कीजिएगा। उसके बाद क्या है, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 0.0043 इंटू T1 का वैल्यू, T1 ये कितना है 20 डिग्री, अगर T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कैलसी से या खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 539.09। कितना आ जाएगा, 539.09 ओम। ठीक है, यानी टेम्परेचर पे देखिए किस तरह से वैरी कर रहा है। अगर देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे वही कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 450 है, और वो जब 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है तांबे का कॉइल, तो उसका कितना हो जाता है 539, यानी 540 के करीब हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। तांबा क्या है, चालक है, तो चालक क्या करता है, चालक का अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो वो क्या करेगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे भी वही केस है, R0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस का वैल्यू 50 ओम है, और 50 डिग्री पे गर्म करने पर वही चालक को अब इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 60.75 ओम हो जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल से आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। तो इसमें जो मेन फैक्टर होता है किसका होता है, ताप गुणांक का, यानी अल्फा नॉट का वैल्यू होता है कि पर डिग्री सेल्सियस पे वो कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, ताप गुणांक वही कहता है ना, पर डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू वही आपका ताप गुणांक होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है, पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस, यानी जो आप रेजिस्टेंस मार्केट में देखते हो, उसमें देखना कलर कोडिंग किया हुआ रहता है। ये जो पर्टिकुलर एक कोई रजिस्टर होता है तो उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, 1 2 3 4, बेसिकली आपको 3 या 4 कलर, 4 या 5 कलर, मैक्सिमम 5 कलर का आपको मार्केट में मिल जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन जो बेसिकली मार्केट में चलता है 3 या 4 पट्टी वाले चलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू उस पर मेंशन नहीं होता है, वो कलर कोडिंग के द्वारा डिसाइड होता है कि वो उसका वैल्यू क्या है, उस पर्टिकुलर जो रजिस्टर है तो उसका वैल्यू क्या है। तो उसका कलर कोडिंग आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें आपको अगर आईटीआई से हो तो आपको कहाँ पे स्टोर वगैरह में अगर जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे इसका बहुत यूज होने वाला है। जैसे इसका जो वैल्यू होता है, देखो 4 पट्टी है, पहला, दूसरा, तीसरा
और चौथा ये होता है मल्टीप्लेक्सर। ये होता है टॉलरेंस। इसको हिंदी में गुणांक कहते हैं, इसको हिंदी में टॉलरेंस ही कहते हैं, टॉलरेंस बैंड, मल्टीप्लेक्सर बैंड। ठीक है, इन दोनों का पहला पट्टी दूसरा पट्टी कह सकते हो। इसका बेसिकली वैसा आइडेंटिफाई कोई नाम नहीं है। चलो अब देखो इसका जो वैल्यू होता है किस तरीके से होता है, तो इसको याद करने का बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ट्रिक से ना याद करके आप इस तरीके से याद करो। बेसिकली काला, भूरा, लाल, नारंगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपको प्रैक्टिकली ये काम आए, आप लोग प्रैक्टिकली काम करने वाले पर्सन हो, तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब आपको वो ट्रिक ही याद करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली इस तरीके से याद करना, जैसे काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी, सफ़ेद, सुनहरी, चांदनी, और एक और कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सीधे आपको 0 से स्टार्ट करना है। इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तब समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब। पहला पट्टी, अगर पहला पट्टी यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा, नीचे नहीं होगा। पहला और दूसरा पट्टी में सेम इसी तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये पहला और दूसरा पट्टी हो गया। अब उसी तरह तीसरा पट्टी होगा, जो मल्टीप्लेक्सर होता है, वो आपको क्या करना है, पावर में होते हैं। पावर में जैसे 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा पट्टी में इतना ही कलर आते हैं। और टॉलरेंस बैंड होता है, टॉलरेंस बैंड लास्ट में होता है। तो वो क्या करता है कि वो ये बताता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है कितना परसेंट वैरी करेगा। तो जैसे सुनहरा यानी गोल्डन कलर का जो टॉलरेंस होता है 5%, 10%, ये 20%। जैसे और भी कुछ कलर के होते हैं, जैसे रेड का 5%, 10%। तो इस तरीके से कुछ टॉलरेंस बैंड होता है। तो हम इस तरीके से, अगर कोई रेजिस्टेंस है वो 4 पट्टी का है, तो लास्ट में अगर ये 3 कलर लगा हुआ है, तो आप बेसिकली आप पहचान जाओगे कि वो लास्ट का है। ठीक है, 2 कलर है, सुनहरी और चांदनी।
तो आप पहचान जाओगे कि इधर से ये लास्ट है। सपोज इधर गोल्डन कलर का है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा रेजिस्टेंस इधर से स्टार्ट हुआ है, इधर लास्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखते हैं इसका नामकरण। जैसे ये पहला पट्टी है, ये रेड कलर का, ये ब्लैक, ये येलो, ये आपका गोल्डन कलर। अब से ऐसे रंग का नाम दिया हुआ रहेगा, लाल, काला, पीला और गोल्डन कलर का। ठीक है, यानी सुनहरा कलर का है। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, प्रतिरोध का मान बराबर क्या होता है? पहला पट्टी और दूसरा पट्टी एक साथ, गुना नहीं करते हैं, पहला पट्टी और दूसरा पट्टी को एक साथ लिखते हैं। और तीसरा पट्टी क्या है? मल्टीप्लेक्सर है, तो इनटू और तीसरा पट्टी थर्ड बैंड और प्लस माइनस फोर्थ बैंड। ये होता है जो टॉलरेंस बैंड होता है, ये प्लस माइनस में लिखाता है। इसका कहने का मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस में, उतना तक ये वेरी करेगा। चलो तो इसका लिख के देखते हैं कितना वैल्यू आता है। तो एग्जाम्पल के लिए ये है, तो इसका जो वैल्यू होगा, पहला पट्टी कितना है? रेड। अब रेड में आ जाइए, पहला लाल का कितना? 2, तो 2। दूसरा पट्टी काला, तो काला का दूसरा पट्टी में देखेंगे कितना है? 0, तो ये 20 इंटू तीसरा पट्टी क्या है? पीला, तो पीला आपका कितना है? 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस। अब ये चौथा पट्टी गोल्डन कलर का, यानी सुनहरा रंग का कितना है? टॉलरेंस 5%, प्लस माइनस 5%। ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है। आप इसको पूरा, बेसिकली रेजिस्टेंस का ऐसा ही वैल्यू होगा। अगर इसको लिखना चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस 5% ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप काम करोगे तो उस समय आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिकली। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, सलेटी, सफ़ेद, सुनहरी, चांदनी। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, लास्ट में कोई रंग नहीं। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे किरचॉफ्स लॉ की तरफ। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? किरचॉफ्स के नियम। अब देखिए, जो किरचॉफ्स था, जो किरचॉफ साल थे, वो रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने करंट का क्षेत्र में, यानी इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने 2 नियम बताए थे, एक था करंट लॉ और दूसरा है वोल्टेज लॉ। तो दोनों को विद्युत, पहला है, दोनों को देखते हैं एक एक करके। पहला है विद्युत धारा का नियम। विद्युत धारा का नियम ये कहता है कि अगर कोई परिपथ है, उस पे अगर कोई बहुत सारे तार आके जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पे उसका जो बीजगणितीय योग होगा, करंट का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। यानी जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। ठीक है, सपोज ये एक सर्किट है, इसमें ये I1 है, ये I2 है,
ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है और ये I6 है। तो यहाँ पे अगर बोले कि यहाँ पे बीजगणितीय योग कितना होगा, तो यहाँ पे जो बीजगणितीय योग यानी अलजेब्रिक सम जो होगा शून्य के बराबर होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। सपोज ये एक समिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है उसको एक तरफ पहले लिख लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस, अब आ रहा है जो सिर्फ लिख रहे हैं I5 प्लस I6। ये सब आने वाला है, इतना करंट इस पॉइंट पे आ रहा है। तो जाने वाला कितना है, तो जाने वाला तो बराबर हम लिख सकते हैं जो आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। अगर ऐसे नहीं लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो आने वाला पॉइंट आने वाला करंट है उसको एक सिंबल यानी प्लस सिंबल से हम लिख रहे हैं, जो जाने वाला है उसको माइनस है। माइनस इसमें कौन कौन करंट जा रहा है, तो जा रहा है I3 जा रहा है और I4 जा रहा है, माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है आपका विद्युत धारा का नियम। अब इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं कि किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में धारा का बीजगणितीय योग, क्या धारा का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, इसे बनाइएगा पहले। ये पहला नियम है, तो इसी पे हम एक क्वेश्चन दे रहा हूं। सात एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर। सॉरी, यहाँ पे आपको आई है, तो आई बराबर वाट। ये क्वेश्चन है कि आई का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है कि आई का मान ज्ञात करें। अब आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसका वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, तो अब देखो हम इसको बना रहे हैं, क्या है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है, यहाँ पे पहले आप ये देखो कि कौन कौन सा करंट आ रहा है, कौन कौन सा करंट जा रहा है। तो आने वाला करंट को पहले लिखते हैं। यहाँ पे आने वाला 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर प्लस ये 7 एम्पियर, और आने वाला कौन है 2 एम्पियर, और आने वाला कौन है, अब आने वाला नहीं है, अब सब जाने वाला है। तो जाने वाला को अब एक साथ लिखते हैं, -3 एम्पियर, 3 जाने वाला, -I जाने वाला, -4 इक्वल टू 0। ठीक है, इस समीकरण से आप I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितना हो गया ये देखो, देखो 2 और 2 4, 4 से ये कैंसिल आउट। अब 7 में से 3 गया तो
7 में से 3 4 बच गया। तो आप ये लिख सकते हो 4 माइनस आई बराबर 0। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना 4 एम्पियर का करंट जाएगा बाहर। अगर यही माइनस आ जाता तो आप उस केस में ये समझना कि आपका जो माना हुआ है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है वो गलत है। माइनस सिंबल ये दर्शाता है आपका करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे लॉ वोल्टेज के नियम पे। देखिए जो दूसरा लॉ है वोल्टेज का नियम, ठीक है, किरचॉफ साहब ने करंट पे भी दिया था एक नियम और वोल्टेज पे भी दिया था। उन्होंने बोला कि जो सर्किट में वोल्टेज जो लगा हुआ है, ठीक है, वोल्टेज जो भी आपका परिपथ है उसमें जो विद्युत वाहक बल है उसका विद्युत, देखिए क्या लिखा हुआ, परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग तुल्य होगा। तुल्य कहने का मतलब जितना आप वोल्टेज लगा रहे हो उस सर्किट में उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका ये देखो, ये क्या है कि सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। जैसे कोई एक परिपथ है, ये परिपथ में अगर ये ई है, ये आपका आरोपित विद्युत वाहक बल है, ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई है और ये लोड है आपका आर है। तो इस परिपथ में हम ऐसा कह सकते हैं सिग्मा ई बराबर जो भी आपका मतलब ई बराबर आई आर होगा। ठीक है, यही लॉ है दूसरा लॉ। मतलब जितना आप उसमें लगाओगे उसका ड्रॉप उतना ही होगा। मतलब जैसे सिग्मा ई माइनस दूसरा कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ रहता है बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका कहने का मतलब क्या होगा, सिग्मा ई माइनस सिग्मा आई आर इजकल टू 0। ये भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये भी आपका है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, और जल्दी ही आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। थैंक यू, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।